सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास कुमार शर्मा है और आज के ग्रामोदय फाउंडेशन के कार्यक्रम में मिस्टर संजीव तिवारी के द्वारा निमंत्रण किए गए हैं। सबसे पहले आज का जो एजेंडा है उसके बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। बेसिकली मेरी शिक्षा दीक्षा जो हुई है वो IIT खड़गपुर से क्लाइमेट चेंज। तो जो ग्रामोदय फाउंडेशन का जो मेन एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि पूरे विश्व को बाढ़ मुक्त सुखाड़ मुक्त करना है। तो आइए हम जानते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज होता क्या है और हाउ टू कंट्रोल क्लाइमेट चेंज। बेसिकली व्हाट आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन मेड एंड व्हाट आर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नेचुरल फेनोमेना और चेंजिंग क्लाइमेट चेंज। नो डाउट कि हम जानते हैं कि आज से 200 वर्ष पहले या 2000 वर्ष पहले हमारी अर्थ कैसी थी और आज हमारी अर्थ कैसी है, और आने वाले 2013 में 30 बोले तो 2030 में हमारी पृथ्वी का टेम्परेचर कितना डेली एक्सीड करेगा या डिक्रीज करेगा, एंड ग्लोबल वार्मिंग कैसे होगी, एंड ग्लेशियर कैसे मेल्ट होगा, सी राइज यानी सी सरफेस टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा, एज वेल एज सी लेवल के कितना इंक्रीज होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, बेसिकली हम इसी पॉइंट पे आप लोगों से बात करेंगे। तो हम बेसिक यानी एक जो जैसा कि सोसाइटी का नाम है ग्रामोदय फाउंडेशन, उसी से हम शुरुआत करते हैं कि गांव में सबसे छोटा लैंग्वेज जो जानते हैं कि एक क्षणिक सुख जिसको बोलते हैं, तो वो फेनोमेना जो है यानी जो सम टाइम ऑफ इंटरवल के लिए जो होता है, यानी छोटे समय के लिए जो होता है, जो भी चेंजेस होते हैं उस चेंजेस को बोलते हैं वेदर। एंड लॉन्ग टर्म फेनोमेना जो लंबे टाइम के लिए, जिसको हम जानते हैं कि आपके दादाजी ने क्या किया था, जिसका पनिशमेंट आपके पोते को मिल रहा है, वही फेनोमेना को हम एक क्लाइमेट चेंज के रूप में जानते हैं, यानी वेदर एंड क्लाइमेट। क्लाइमेट बोले तो लॉन्ग टर्म चेंजेबिलिटी इज कॉल्ड एज क्लाइमेट एंड शॉर्ट टर्म चेंजेबिलिटी इज कॉल्ड एज वेदर। जैसे कि आज हमने टेम्परेचर फील किया सुबह में कि बहुत ठंडा है, और 12 बजे हम देख रहे हैं कि बहुत गर्मी है, और शाम को देख रहे हैं कि नहीं वेदर जो है ज़्यादा ह्यूमिड है। तो इस टाइप को फेनोमेना को हम बोलते हैं वेदर। एंड हम देखते हैं कि आज से 10 वर्ष पहले हमारे दादाजी कितना अच्छे टेम्परेचर में रहते थे, और आज 10 वर्षों बाद हमारे जो लड़के हैं या होने वाले जो जनरेशन है वो कितना ह्यूमिड कितना हॉट टेम्परेचर में जी रहा है। दैट फेनोमेना इज कॉल्ड एज क्लाइमेट। तो आप लोगों को ये समझ में आया वेदर एंड क्लाइमेट क्या होता है, और इस वेदर को चेंजेस के लिए जो हमारे इन्फ्लुएंस है वो कैसे हम कर रहे हैं, और क्लाइमेट को चेंज करने के लिए जो हमारा किया हुआ कार्य है वो कैसे अफेक्टेड हो रहा है, इस पर बात करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान, सबसे पहले हम हिंदुस्तान से शुरू करते हैं। आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो है मौसम 4 तरीके के बेसिकली होते हैं। तो ये मौसम कैसे चेंज होता है और ये क्या मैकेनिज्म है, इसके बारे में हम थोड़ा डीपली आप लोगों से जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम अपने अंदर एक बात सोचें कि इस मैकेनिज्म को चेंज करने के लिए क्या हम चेंज कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से जवाब निकलेगा कि नहीं, ये जो ठंड गर्मी बरसात जो आ रही है ये हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। जैसे रोटेशन, जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है उसी की वजह से जो है आपका वातावरण चेंज हो रहा है, और सन से कितना दूर कितना नज़दीक आप आ रहे हैं, और क्या आपको इसको बोलते हैं आपको टेक्निकल भाषा में हम बताएं तो आपको कोरियोलिस इफेक्ट बोलते हैं। तो कोरियोलिस इफेक्ट वो इफेक्ट है जिसकी वजह से आपका जो वायुमंडल में आपका जो वेव रोटेट करता है उस पर भी इन्फ्लुएंस डालता है, साइक्लोन्स आता है उस पर भी इन्फ्लुएंस डालता है। तो जो हमारी हिंदुस्तान है ये बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी से घिरा हुआ है एक्चुअली, और एक तरफ आपको हिमालय है जहाँ पे ग्लेशियर है। तो आप जानते हैं कि आइस जो है वो मेल्ट होता है बिकॉज एक टेम्परेचर से इंक्रीज होता है,
जो भी है चाइना का, जिसको हम ब्लैक कार्बन बोलते हैं, चाइना से जो भी ब्लैक कार्बन, वो ब्लैक कार्बन जनरेट होता है बहुत सारे इंडस्ट्री की वजह से, और वो ब्लैक कार्बन आती है और हमारे ग्लेशियर पे क्या होता है, आके ढक जाता है। बहुत साल पहले जब हमारा ग्लेशियर नहीं पिघलता था, लेकिन आज देखते हैं कि ग्लेशियर पिघल रहा है, बिकॉज चाइना, अफगानिस्तान या अदर नियरेस्ट जो भी कंट्री है, उनके किए हुए कामों का परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं। बिकॉज चाइना से जो भी ब्लैक कार्बन आता है वो डिपोजिट होता है वो आइस में, और हम सीधे ठेठ भाषा में हम ये जानते हैं कि ब्लैक बॉडी इज मोर ऑब्जर्विंग ऑफ दी सन रेडिएशन, यानी जो रेडिएशन ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी है वो ब्लैक चीज में ज़्यादा है, वाइट चीज में कम है। तो वाइट जो आइस है वो कम रेडिएशन ऑब्जर्व करता है, लेकिन ब्लैक जो है, जो ब्लैक कार्बन है जो डिपोजिट हो रहा है वो ज़्यादा हीट को ऑब्जर्व करता है, और हीट को ऑब्जर्व करने से वहाँ कंडक्शन ज़्यादा होता है, और कंडक्शन कन्वेंशन के होने की वजह से आपको जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा के वजह से ग्लेशियर मेल्ट होगा, और उस ग्लेशियर को मेल्ट होने की वजह से रिवर का डायरेक्शन भी चेंज होगा, रनअप चेंज होगा। इससे वजह से सी लेवल जो है वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने की वजह से आपका जो हिंदुस्तान का जो आपका वो बेल्ट है जहाँ पे बे ऑफ बंगाल और अरबियन सी के आसपास जो है वो धीरे धीरे डूबता नजर आ रहा है। तो हम कैसे इसको कंट्रोल करेंगे, हमारी जाति कैसे कंट्रोल करेगी, हमारी ह्यूमन प्रजाति कैसे कंट्रोल करेगी? सबसे पहले जो हम पर्यावरण पे जब तक फोकस नहीं होंगे कि कैसे पर्यावरण को बचाया जाए और कैसे कम बिजली यूज किया जाए और अनवांटेड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को रिड्यूस किया जाए, साथ ही साथ जो वनों की कटाई है उसको कंट्रोल किया जाए। इसके साथ ही हमारे जो चाइना या जो भी नेबरिंग कंट्री अगर गलत कर रही है तो उसको हम लोग एक पॉलिसी बना के उनको हम लोग डायरेक्ट इन्फॉर्म करें कि नहीं, आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो हमारी जो ग्लेशियर मेल्ट हो रही है, और इसके वजह से जो हमारे आने वाले जनरेशन पे इफेक्ट हो रहा है। देखिए आज के एवरेज टेम्परेचर से वायुमंडल टेम्परेचर जो है वो 50.something डिग्री सेल्सियस है, लेकिन आने वाले 2032 में 2034 में जो है ये टेम्परेचर जो है इंक्रीज कर जाएगी। तो इसी के साथ हम आपको दो चीज़ बताएं कि व्हाट इज वेदर, व्हाट इज क्लाइमेट, और अब हमारा दूसरा टॉपिक आएगा कि हम इसको कंट्रोल कैसे करें। तो सबसे पहले कंट्रोल तो हम नेचर के अगेंस्ट में जाके नहीं कर सकते हैं, नेचर जो जैसे चल रहा है उसके अगेंस्ट में नहीं कर सकते, बट मैनमेड के द्वारा जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो मानव प्रजाति के द्वारा जो भी किया जा रहा है, जैसे वनों की कटाई की जा रही है, एक्सेस एनर्जी यूज किया जा रहा है उसको रिड्यूस किया जाए, घरों को ऐसे बनाया जाए जहाँ पे एसी का यूज ना हो, फ्रिज का यूज ना हो, घरों के डिजाइन स्ट्रक्चर मॉडलिंग इस तरह से किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया के लोगों को आपको प्रमोट किया जाए। एंड बिकॉज आप जो है आपको लगता है कि आप एनर्जी आप यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एवरी डे आप एनर्जी यूज कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से मैं स्पीच जो दे रहा हूँ इसमें भी एनर्जी लग रहा है। एक तो मैं जो खाना खाया हूँ वो एनर्जी यूज कर रहा हूँ, दूसरा चीज़ जिस मोबाइल से मैं आप लोगों के माध्यम से ये वीडियो अपडेट कर रहा हूँ, मोबाइल को चार्ज होने में भी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी कहाँ से आता है, कोयला से प्रोड्यूस होकर आ रहा है। एवरीडे हम चल रहे हैं, जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से हुआ है वहाँ भी एनर्जी ख़त्म हुआ है, और हमारे एवरीडे लाइफ में आप विदाउट एनर्जी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो हाउ टू मिनिमाइज ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, पहला चीज़। दूसरा चीज़, कैसे हम रूरल एरिया की चीज़ों को प्रमोट करें, कैसे हम घरों को अपनी डिज़ाइन करें जिसमें एसी का, फ्रिज का ये ना यूज हो। ये चीज़ें करते हुए हम जो है कम से कम मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स का यूज करें, जिसकी वजह से जो हमारे आने वाले पानी का जो एक्सेस दोहन है उसको बचाएं। बिकॉज ग्राउंड वाटर लेवल डेली बाई डेली जो है वो डिग्रेड हो रहा है, फ्लडेड आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, बाढ़ के वाटर जो रेन वाटर है उसको हम रीयूज करें। उसके अलावा अपने घरों को जो डिज़ाइन करें उसमें कम से कम एक सोक पिट जरूर बनाएं कि कम से कम जो रेन वाटर आए वो फिल्ट्रेशन के तहत आपको अंडरग्राउंड हो जाए और उसका आप रीयूज कर सकें। ये सारी जो स्ट्रक्चर है इसके पीछे हमारा 90% हाथ है कि कैसे हम डिजाइन करें, कैसे एक्सेस कर रहे हैं।
तो आइए हम अब आप लोगों को एक बेसिक चीज़ बताते हैं कि सन से जो रेडिएशन आता है वो कितना रेडिएशन आता है। आपको बेसिक चीज़ नहीं पता होगा, लेकिन सीधे भाषा में जाएंगे 342 जो है सन का रेडिएशन आता है, और वो रेडिएशन में से कुछ रेडिएशन जो है वो क्लाउड के थ्रू यानी बादल के थ्रू रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है, कुछ क्लाउड ऑब्जर्व कर लेता है, कुछ अर्थ जो है वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, कुछ जो है डस्ट पार्टिकल जो आपको वायुमंडल में उड़ रहे हैं वहाँ से भी रिफ्लेक्ट होता है, कुछ ही पार्ट हमारे पृथ्वी पे आ पाता है। और उसमें एक और पार्ट है जिस पार्ट का नाम है आपको हमारा ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये सारा जो हमारा एटमॉस्फेयर जो बटा हुआ है लेयर बाय लेयर ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ओजोन लेयर से जो भी पारावैंगनिक किरण आ रही है उसको ऑब्जर्व कर रहा है स्ट्रेटोस्फीयर, वहाँ पे जो सूर्य से आने वाली पारावैंगनिक किरणों को ओजोन जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन पाया जाता है। इसके साथ ही कुछ ही पार्ट आपका अर्थ पे आता है, और वहाँ से जो हमारी टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रही है, कभी देखते हैं, कभी फील किए हैं कि हम इक्वेटर में कितना टेम्परेचर होता है और पोलर रीजन्स में क्या टेम्परेचर होता है। ये सारा मॉडलिंग नेचर के द्वारा बनाया गया है जिससे लाइफ पृथ्वी पे पॉसिबल है। और आज हम चले हैं इसरो के माध्यम से और नासा के माध्यम से दूसरे प्लेनेट को ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। इसमें लॉट ऑफ रिसोर्सेस, लॉट ऑफ साइंस, लॉट ऑफ एनर्जी, लॉट ऑफ मनी इन्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास अवेलेबल है उसको हम कुछ नहीं समझ रहे हैं। आपसे अगर हम पूछें कि आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्या है, तो आप कहेंगे पैसा, कोई कहेगा बच्चे, कोई कहेगा कि खाना। लेकिन एक पल के लिए आप सोचिए कि आपसे हम बोलते हैं कि आप अपने दोनों नाकों को बंद करके 10 मिनट तक रहिए, तो आप कहेंगे नहीं, हमारे सबसे लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हवा है, जो कि पृथ्वी पे अवेलेबल है, जो कि O2 है, ऑक्सीजन है, वो पृथ्वी पे अवेलेबल है। अदर प्लेनेट पे हम खोज रहे हैं, सर्च मूड में है, लेकिन मिल नहीं रही है। तो इसी के साथ आज जो है आपको पता चल ही गया होगा, दूसरा वीडियो, दूसरा एपिसोड मेरा नेक्स्ट डे आएगा, और मैं आगे का जो भी है कि कैसे कंट्रोल करेंगे और क्या हमारा रोल्स है